वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिफेक्ट्स ऑफ विजन पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग दो तरह के डिफेक्ट्स ऑफ विजन, नियर साइटेडनेस मायोपिया और फार साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया की चर्चा कर चुके हैं। तो तीसरे तरह का जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है यह प्रेस बायोपिया है। प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष। यह नेत्र का ऐसा दोष है जिसमें नेत्र न तो निकट स्थित अर्थात 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम होता है और न ही दूर स्थित अर्थात अनंत पर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम होता है। अर्थात जरा दृष्टि दोष में नेत्र 25 सेंटीमीटर पर की वस्तु को भी नहीं देख पाता है और अनंत स्थित वस्तु को भी नहीं देख पाता। यह दृष्टि दोष बुढ़ापा में होता है, ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज में जो सिलियरी मसल है, सिलियरी मसल, इस सिलियरी मसल का जो इलास्टिसिटी होता है, प्रत्यास्थता होता है, वह प्रत्यास्थता कम हो जाता है। प्रत्यास्थता के कम होने के कारण जो नेत्र लेंस के फैलने और सिकुड़ने की जो क्षमता है वह कम हो जाता है। अर्थात पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, नेत्र की जो सामंजन क्षमता होती है यह सामंजन क्षमता कम हो जाता है। इलास्टिसिटी कम हो गया मतलब सामंजन क्षमता कम हो गया, जिसके कारण नेत्र 25 सेंटीमीटर पर रखे गए वस्तु को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है और अनंत स्थित वस्तु को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। मतलब यह दोष सिलियरी मांसपेशी के प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी के कम हो जाने के कारण होता है। या ऐसे कहे तो सामंजन क्षमता कम हो जाने के कारण इस प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं, जिसमें 25 सेंटीमीटर पर रखे गए वस्तु को भी नेत्र स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा और अनंत स्थित वस्तु को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। इस प्रकार के नेत्र के लिए अगर हम देखें तो नियर पॉइंट का जो वैल्यू है वह वैल्यू 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है और फार पॉइंट का जो वैल्यू है वह वैल्यू इनफिनिट से कम। या एक तरह से हम यह कहें कि प्रेस बायोपिक आई के लिए दोनों ही प्रकार के दोष, नियर साइटेडनेस एज वेल एज फार साइटेडनेस उत्पन्न, दोनों ही दोष इसमें उत्पन्न हो गया। यह जो दोष है इसके उपचार के लिए हम लोग जिस चश्मा का उपयोग करेंगे उस चश्मा में हम लोग दोनों ही दोष के उपचार के लिए जिस लेंस का उपयोग करते हैं उसका उपयोग करना होगा। अर्थात अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर हम लोग बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। बाइफोकल लेंस का मतलब यह है कि दोनों ही लेंस, कनकेव लेंस भी और कन्वेक्स लेंस, दोनों ही लेंस उपयोग में है। अब यहाँ पे देखें कि यह जो बाइफोकल लेंस है, यह दोनों लेंस का उपयोग हम किस प्रकार से लाएंगे। तो हम दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम क्या करते हैं, चश्मा का उपयोग करते हैं। अब मान लेते हैं कि यह चश्मा है तो चश्मा के दो भाग हो सकते हैं, यह ऊपर वाला भाग है या नीचे वाला भाग है। ऊपर वाले भाग से हम लोग प्रायः बहुत दूर स्थित वस्तु को देखते हैं। तो बहुत दूर स्थित वस्तु अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो जो चश्मा का ऊपर वाला भाग है यहाँ पर हम लोग अवतल लेंस मतलब कनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे।
और जब नीचे वाला कोई चीज नजदीक की वस्तु को हमको देखना है तो चश्मा के निचले भाग का हम उपयोग करते हैं। और निकट स्थित वस्तु अगर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमें दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब चश्मा के निचले भाग में हम लोग कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो चश्मा के ऊपर वाले भाग में अवतल लेंस का उपयोग, चश्मा के नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस का उपयोग किए, मतलब दोनों ही लेंस का उपयोग हो गया। इस प्रकार से हम यह कहेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का उपयोग करें। बाकी प्रक्रिया वही रहेगा जैसे हम लोग देखे थे कि मान लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष है, तो अनंत पर कोई वस्तु है जो नहीं देख पा रहा है, तो उसका इमेज कहाँ पे बन जाएगा? वैसे नेत्र के लिए जो दूर बिंदु है वहां पे बन जाएगा और नेत्र देख पाएगा। वैसे ही दूर दृष्टि दोष है, इसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसे नेत्र के लिए जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर की वस्तु का प्रतिबिंब ऐसे नेत्र के लिए निकट बिंदु पर बन जाएगा, जिसका अंतिम प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा और नेत्र स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होगा। तो दोनों ही प्रोसेस को मिला दिया जाए तो फ्रेश बायोपिया का ट्रीटमेंट हो जाता है, मतलब बाइफोकल लेंस के द्वारा फ्रेश बायोपिक आई का ट्रीटमेंट होता है, मतलब इसका उपचार, इसका निवारण हम लोग कर लेते हैं। अगला दृष्टि दोष हम लोग देखते हैं और नंबर एस्टिग्मैटिज्म। अबिंदुता, यह भी नेत्र का एक दोष है जिसमें नेत्र से दूर स्थित किसी बिंदु पर कोई वस्तु है, तो उस वस्तु को सभी दिशाओं में स्पष्ट रूप से समान रूप से नेत्र देखने में सक्षम नहीं होता। मतलब यहाँ वस्तु है तो इसका जो एक्सपेंशन है अगर हम देखें तो 3 डायमेंशनल है, इसका लंबाई भी है, इसका चौड़ाई भी है, इसका ऊंचाई भी है। तो यहाँ एक दिशा में स्पष्ट रूप से दिखेगा यह वस्तु, लेकिन दूसरे दिशा में या तीसरे दिशा में स्पष्ट रूप से नेत्र इसको नहीं देख पाएगा। मतलब अगर परस्पर 2 रेखाएं या 3 रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत है, तो एक रेखा को स्पष्ट रूप से, जैसे क्षैतिज रेखा को स्पष्ट रूप से देख पाएगा तो उदर रेखा को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा, या उदर रेखा को स्पष्ट रूप से देख पाता है तो क्षैतिज रेखा को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो लाइंस है उसमें से एक लाइन, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन स्पष्ट दिख रहा है तो वर्टिकल लाइन स्पष्ट नहीं दिख रहा है, वर्टिकल लाइन स्पष्ट दिख रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन स्पष्ट नहीं दिख रहा है, या इस दोनों लाइन पर अगर परपेंडिकुलर कोई है तो वह स्पष्ट एक दिख रहा है तो दूसरा नहीं दिख रहा है। अर्थात सभी दिशाओं में समान रूप से जो वस्तु नेत्र द्वारा देखा जाता है वह क्षमता ऐसे दृष्टि दोष युक्त नेत्र में समाप्त। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग अबिंदुता कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें यहाँ बहुत सारे लाइंस हैं, यहाँ एक बिंदु पर बहुत सारे रेखाएं खींचे हैं। अगर यह लाइन स्पष्ट रूप से दिख रहा है तो यह लाइन नहीं दिख रहा है, या यह लाइन स्पष्ट रूप से दिख रहा है तो यह लाइन नहीं दिख रहा है, या यह दिख रहा है स्पष्ट रूप से तो यह लाइन नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग अबिंदुता करते हैं। अबिंदुता में होता क्या है, जैसे यहाँ पे इसका कारण यही है, जैसे हम लोग यह जान रहे हैं कि नेत्र का एक पारदर्शी झिल्ली है बाहर, कॉर्निया, और पीछे आई लेंस है, तो कॉर्निया और आई लेंस, कॉर्निया और जो आई लेंस है, आई लेंस इस दोनों का जो कर्वेचर है, कर्वेचर, और यह जो कर्वेचर है एक तरह से हम कहें कि दोनों दिशाओं में एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्वेचर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो इसका वक्ता है,
इसके अनियमितता के कारण ऐसा दोष उत्पन्न होता है। मतलब आई लेंस का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्वेचर में डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है। जैसे ही क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वक्रता में अनियमितता उत्पन्न होती है, इस अनियमितता के कारण एक दिशा में वस्तु स्पष्ट दिखता है तो दूसरी दिशा में स्पष्ट नहीं दिखता है। इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम लोग अवबिंदु कहते हैं। इस दोष के उपचार के लिए हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं ट्रीटमेंट। सिलिंड्रिकल लेंस के ट्रीटमेंट के द्वारा हम लोग अबिंदुकता अर्थात एस्टिग्मैटिज्म नामक दृष्टि दोष का उपचार करते हैं। हम लोग अगला दृष्टि दोष देखते हैं, जो थोड़ा फिजिक्स से अलग भी है। हम लोग कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल तरह से इसका व्याख्या करना होगा। यह जो नेक्स्ट तरह का जो दृष्टि दोष है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में हम कहें वर्णांधता। नाम से ही स्पष्ट है, वर्णांधता मतलब अंधा, वर्ण मतलब रंग के प्रति अंधा, अर्थात इस प्रकार का दोष नेत्र का जिसमें किसी निश्चित रंग को देखने की क्षमता खत्म है। वर्णांधता में यही होता है कि ऐसा जो नेत्र है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस है, वह रेड, ब्लू और ग्रीन, यह जो तीन प्राइमरी कलर है, यह तीनों जो प्राइमरी कलर है, इस तीनों प्राइमरी कलर को नेत्र देखने में सक्षम नहीं होता, पहचान नहीं कर पाता है कि लाल रंग का कोई वस्तु है या ब्लू रंग का कोई वस्तु है या हरा रंग का कोई वस्तु है। ऐसे वस्तु को पहचानने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार का जो दृष्टि दोष होता है नेत्र का, उसको हम लोग वर्णन करते हैं। तो यह नेत्र के कोई फिजिकल प्रॉब्लम के कारण ऐसा नहीं होता कि उसका इमेज पीछे बन रहा है या आगे बन रहा है या उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई, ऐसा प्रॉब्लम के कारण नहीं। यह एक तरह से देखें तो यह जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर कहने का मतलब आनुवांशिक दोष है। आनुवांशिक दोष कहने का मतलब यह है कि यदि इस प्रकार का दृष्टि दोष किसी व्यक्ति के माता पिता या उसके पहले पीढ़ियों में है, तो उस व्यक्ति तक यह रोग उत्पन्न होने की संभावना प्रबल है। हम संभावना इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यह रोग उत्पन्न हो ही जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो वर्णन हमें करना होगा, इसका डिस्क्रिप्शन करना होगा, वह जेनेटिक्स के लॉ के आधार पर करना होगा, अनुवांशिकी के नियमों के आधार पर इसका डिस्क्रिप्शन। तो हम लोग यह जानते हैं कि आखिर अनुवांशिकी के आधार पर ही यह दोष उत्पन्न कैसे हो सकता है। तो इस दोष के उत्पन्न होने के लिए जीनवार जो फैक्टर है, जो कारक है, वह जीन है। जीन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जीन अनुवांशिक इकाई है जो डीएनए का खंड है। जीन पर एक निश्चित सूचना उपलब्ध होता है और उस सूचनाओं के अनुकूल लक्षण का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर जीन में दोष उत्पन्न हो जाने के कारण कलर ब्लाइंडनेस उत्पन्न होता है। तो यह जो जीन है, यह क्रोमोसोम पर उपस्थित है। क्रोमोसोम हम लोग जान रहे हैं कि दो तरह का क्रोमोसोम है, एक ऑटोसोम है। ऑटोसोम का मतलब सामान्य शारीरिक लक्षण के लिए जिम्मेदार है,
एक एलोसोम, एलोसोम का मतलब लिंग के निर्धारण के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार है। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो जीन जिम्मेदार है उसको एलोसोम कहते हैं। और ह्यूमन के कंडीशन में देखें तो वह दो प्रकार का है, एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पर सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए जीन उपस्थित है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को है या उसके पूर्वज को है, वहां पर इस वर्णांतता के लिए जीन है। तो यह जीन है कहां? तो यह जीन इस एक्स क्रोमोसोम के साथ है, यह वाई क्रोमोसोम से यह फ्री होता है, वाई क्रोमोसोम पर। मतलब यह एक्स क्रोमोसोम पर यह जो जीन है यह एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित हो सकता है। सामान्य होगा, सामान्य व्यक्ति होगा, सामान्य जनक होगा तो उस पर नहीं होगा। अगर यह बीमारी से ग्रसित होगा, ऐसे रोग से, वर्णांतता से ग्रसित होगा, तो यह जीन एक्स क्रोमोसोम पर। और यह जो जीन है संलग्न है। संलग्नता का मतलब है, संलग्न होने का मतलब है कि जैसे इस जीन के लिए हम यह एक सिंबल देते हैं कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन। संलग्न का मतलब कि यह जो जीन है इस एक्स क्रोमोसोम के साथ हमेशा रहेगा, इससे यह पृथक नहीं होगा, अलग नहीं होगा, जिस पर भी है हमेशा रहेगा। तो एक तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर है। कहने का मतलब यदि एक्स क्रोमोसोम पर यह जीन है और इसका होमोलोगस एक और जो क्रोमोसोम होगा, उसके अनुसार यह निर्धारित होगा कि वह व्यक्ति कलर ब्लाइंड होगा या कलर ब्लाइंड नहीं। तो जो स्थिति है इस प्रकार से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि यह कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन होगा उसका भी यह कंडीशन है कि यह जीन है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, लेकिन यह जो जीन होता है यह रिसेसिव कंडीशन में होता है, रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब है दबा हुआ, प्रकट नहीं होगा। प्रकट होगा कब? जब होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, है ना। डोमिनेंट एक होता है, प्रभावी होता है, रिसेसिव का मतलब अप्रभावी होता है। यह अप्रभावी स्थिति में होता है। जैसे इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि अगर एक फीमेल है तो फीमेल में हम लोग जानते हैं कि 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है, एक जोड़ा एलोसोम होता है। एक जोड़ा एलोसोम में अर्थात सेक्स क्रोमोसोम एक जोड़ा है, वह एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम है, वह दोनों समान तरह का है, मतलब XX। अगर यह जीन इस पर नहीं है, इसका मतलब यह सामान्य महिला है, सामान्य है, नॉर्मल है। यह तीनों प्राथमिक रंग को आसानी से देखेगी यह महिला, इस तरह के क्रोमोसोम वाली, यह सामान्य स्थिति। लेकिन हम यह कहें कि यह एक एक्स क्रोमोसोम पर, एक एक्स क्रोमोसोम पर इस कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन है और एक एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह अप्रभावी स्थिति में है। रिसेसिव हम यह कह रहे हैं कि लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है, लेकिन किस कंडीशन में है? रिसेसिव कंडीशन में, अप्रभावी में। मतलब इसका प्रभाव नहीं आएगा, प्रभाव इस क्रोमोसोम का प्रभाव उत्पन्न होगा, इस क्रोमोसोम का प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। मतलब यह जो महिला होगी यह रंगों को पहचानेगी, लाल, नीला, हरा, तीनों रंग को पहचानेगी, रंग पहचानेगी। लेकिन यहाँ पर यह कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन है, जो हो सकता है उसमें तो रंग पहचानने की क्षमता है, लेकिन यह महिला हो सकता है कि अगले पीढ़ी में इस रोग को हो। तो इस प्रकार की स्थिति को हम कहते हैं वाहक, वाहक कैरियर। और तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि एक्स और एक्स दोनों क्रोमोसोम पर इस कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन है, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर यह जीन कलर ब्लाइंडनेस के लिए लिंक्ड है। तो ऐसी स्थिति में यह जो महिला होगी वह कलर ब्लाइंड होगी या डिजीज होगी। मतलब कि
यह रंग को पहचानने की क्षमता इसमें नहीं है। यह महिला रंग को नहीं पहचान पाएगी, लाल, नीला और हरा। यह दोनों रेड, ब्लू, ग्रीन को पहचानेगी, लेकिन यह इसको रेड, ब्लू, ग्रीन को यह महिला नहीं पहचानेगी। तो मतलब स्पष्ट है, वाहक होते हुए भी रंगों को पहचानने की क्षमता है। सामान्य होते हुए तो रंग को आसानी से पहचानेगी, लेकिन यदि दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर इस तरह का कलर बनाने के जीन है, तो यह जो महिला होगी या जो फीमेल होगी, यह रंगों को नहीं पहचानेगी। अब मेल के लिए क्या होगा? तो मेल के कंडीशन में अगर हम देखें तो यहां भी यह एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ही है, लेकिन मेल की स्थिति में हम लोग देखें कि 2 क्रोमोसोम है, 2 एलोसोम है, एक एक्स है, एक वाई है, और हम लोग जान रहे हैं कि एक्स पर यह जीन लिंक्ड है। यह अभी किस स्थिति में है? रिसेसिव कंडीशन में है, अप्रभावी स्थिति में है। तो यहां पर स्थिति यह होगा कि यदि यह एक्स और वाई है, यह एक्स और वाई है, तो यह जो पुरुष है वह नॉर्मल है, सामान्य पुरुष है, सामान्य मेल है। मतलब रेड, ब्लू और ग्रीन, रेड, ब्लू और ग्रीन, इस तीनों रंगों को आसानी से आप पहचानेगा। अब यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम तो है नहीं, अधिक से अधिक एक एक्स क्रोमोसोम पर यह जीन लिंक्ड हो सकता है, संलग्न हो सकता है। अगर इस पर है तो यहाँ दूसरा एक्स तो है नहीं, जब दूसरा एक्स है नहीं, इसका प्रभाव उत्पन्न होगा, इसका अलग प्रभाव है, इसका अलग प्रभाव है, अर्थात इसका प्रभाव उत्पन्न होगा। और ऐसी स्थिति में क्योंकि इसका होमोलोगस एक्स, एक और एक्स क्रोमोसोम जो होना चाहिए वो तो है नहीं, तो इसका प्रभाव उत्पन्न होगा, और इस प्रकार का जो पुरुष होगा कलर ब्लाइंड मेल होगा, अर्थात रेड, ब्लू और ग्रीन जो प्राइमरी कलर है, इसको पहचानने में सक्षम नहीं। तो मेल में 2 ही स्थिति होगा, एक नॉर्मल एक्स वाला, एक ऐसा एक्स क्रोमोसोम जो जिस पर कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन लिंक्ड है, या अर्थात कलर ब्लाइंड। यानी मेल में 2 कंडीशन है, 2 स्थिति होगा, एक सामान्य पुरुष होगा, एक क्या होगा? कलर ब्लाइंड मेल। जबकि फीमेल में 3 स्थिति होगा, एक सामान्य महिला, एक वाहक महिला और एक वर्णांध